मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें दिया है राजा लिमिटेड की पूंजी 100 रुपए वाले 1006% पूर्वाधिकार अंशों में है। तो प्रेफरेंस शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सही है। कितना है 1000 इंटू 100, तो कितना हो जाता है? हाँ बेटा, 1 लाख। ठीक है। उसके बाद में आगे देता है 100 रुपए वाले 4000 इक्विटी अंश हैं, तो ये कितना हो जाता है बेटा? इक्विटी शेयर। 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर हो गए, इक्विटी शेयर। आगे लिखता है सभी अंश पूर्ण दत्त है, यानी सारी फुल्ली पेड अप है। कंपनी का साधारण लाभ कर तथा संचय का प्रावधान करने के पश्चात 75,000 रुपए है। यानी आपने इसमें से टैक्स भी घटा दिया है, रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद में वो कितना है? 75,000 है। पूर्वाधिकार अंशों पर 8% तथा इक्विटी अंशों पर 10% सामान्य आय की आशा की जाती है। तो ये आपके NRR हो गया। प्रेफरेंस शेयर पे 8%, इक्विटी शेयर पे 10%। आगे लिखते हैं पूर्वाधिकार अंशों को इक्विटी अंशों पर 10% लाभांश देने के पश्चात 4% और पाने का अधिकार है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, पहली लाइन में प्रेफरेंस शेयर को देना कितना है? 6%। इसको 6% देने के बाद में वो कहता है पूर्वाधिकार अंशों को इक्विटी अंशों पर 10% लाभांश देने के पश्चात, यानी इक्विटी अंश को कितना देना है? 10% के पश्चात 4% और पाने का अधिकार है। ठीक है। यानी 6 तो दे ही रहे थे उसको, प्रेफरेंस शेयर को, प्लस 4 और देना है। 6 प्लस 4 देना है। लेकिन ये 4 तब देना है जब आप इक्विटी शेयर को कितना दे चुके हो? 10% दे चुके हो। उसके बाद शेष लाभ इक्विटी अंशों के लिए है, और जो बच गया वो भी इक्विटी शेयर्स का होगा। प्रत्येक पूर्वाधिकार अंश तथा इक्विटी अंश का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात कि ये जो प्रश्न आया वो डिविडेंड मेथड का आया। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे मेथड का नाम चाहें तो लिख सकते हैं डिविडेंड मेथड, ताकि अपने को क्वेश्चन देखते याद रहे कि डिविडेंड मेथड यानी यील्ड मेथड का हो गया। यील्ड पे 3 पार्ट है ना, तो यील्ड मेथड के 3 पार्ट है, हमने थ्योरी में पढ़ा था। उसमें से पहली मेथड आ गई डिविडेंड मेथड। इसमें अपने को इक्विटी शेयर को कितना डिविडेंड दिया वो, प्रेफरेंस शेयर को कितना डिविडेंड दिया वो, दोनों कैलकुलेट करने हैं और उसके बेस पे वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों। तो पहले जो 4 क्वेश्चन थे वो नेट एसेट्स बेस पे थे। पांचवा क्वेश्चन आपके यील्ड मेथड का आ गया, उसमें भी यील्ड में भी डिविडेंड मेथड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है प्रश्न में? 75,000 लेस। सबसे पहले आपको इस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है, तो लिखो PS डिविडेंड एट द रेट 6% ऑफ कैपिटल। ये चीज क्या होता है, ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। 6% निकालते हैं पर वो प्रॉफिट का 6% निकाल देते हैं चलते में। ये गलती है। डिविडेंड हमेशा नॉमिनल प्राइस पे दिया जाता है शेयर्स की। तो प्रेफरेंस शेयर कितने के थे? 1 लाख के थे। तो 1 लाख का 6% लेना है, तो कितना होता है? 6,000। ठीक है। इसको घटाओ, कितना आता है? 69,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? फिर इसके बाद में आप लिखो इक्विटी शेयर डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के बाद में आपको क्या करना है? इक्विटी शेयर को डिविडेंड देना है, और वो है एट द रेट 10% ऑफ कैपिटल। तो इसकी कैपिटल कितनी थी? 4 लाख थी, 4 लाख। तो 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000। इसको दे दो। इसके बाद में वो कहता है कि इसके बाद में जो बचता है ना, जो प्रॉफिट बच गया, तो बचा कितना? 20
9,000। इसमें से फिर प्रेफरेंस शेयर को देना है कितना परसेंट? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ब्रैकेट में लिख दो एक्स्ट्रा, @ 4% ऑफ कैपिटल। सही है। तो कितना होता है? 4,000। 1 लाख थी ना कैपिटल, तो उसका आपके हो गया। अब उसके बाद में जो शेष बचा बैलेंस, वो क्या हो गया? इक्विटी शेयर डिविडेंड। क्योंकि प्रश्न में ये कहा था कि जो बचता है वो सारा किसका होगा? इक्विटी शेयर का हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड कितना बचा? 25,000। कोई दिक्कत कर रहे बच्चों? यहां तक का सारा काम समझ में आता है। अब आप देखो, सबसे पहले लिखो नंबर 1 PSD। PSD का मतलब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर को 6,000 एक बार दिए, 4,000 एक बार दिया, तो टोटल कितना दे दिया? 10,000 रुपए। और सेकंड आप लिखें ESD, इक्विटी शेयर डिविडेंड। तो वो पहले को कितना दिया? इक्विटी शेयर पहले दिया था हमने इक्विटी शेयर को 40,000, फिर एक्स्ट्रा और दिया, वो कितना था? 25,000। तो टोटल कितना हो गया? 65,000। कोई दिक्कत कर रहे बच्चों? ये दोनों के डिविडेंड आ गए। अब अपना काम शुरू हो जाता है। यहां से लिखें वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आप सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे डिविडेंड रेट। तो डिविडेंड रेट का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पेड अपॉन कैपिटल इनटू 100। सबसे पहला काम ये करना है। तो डिविडेंड हमने इसको दिया था 10,000, इसकी कैपिटल है 1 लाख इंटू 100, तो ये आपके होता है 10%। सही है। ये आपका डिविडेंड रेट हो गया। अब आपके सेकंड पॉइंट होएगा वैल्यू पर शेयर, VPS। किसका? प्रेफरेंस शेयर का। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके डिविडेंड रेट अपॉन, डिवाइड में करना है, डिवाइड बाय NRR, याद है ना, इनटू पेड अप पर शेयर, पेड अप पर शेयर। तो इसमें डिविडेंड रेट हमने निकाली 10, NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लिखा हुआ है प्रश्न में? 8%। तो 10% का परसेंटेज हट गया, 8% का परसेंटेज हट गया, लिखने की जरूरत नहीं है अपने। इंटू पेड अप पर शेयर, एक शेयर कितने का है इसका? 100 रुपए। तो इंटू 100 कर देंगे, कितना आता है? 100 रुपए, 125। आंसर दिया हुआ होगा, ये देखो। वैल्यू पर शेयर डिविडेंड मेथड से हमने कैलकुलेट किया, प्रेफरेंस शेयर का ये आपके आंसर आ गया। यानी एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है? 125 रुपए। कोई दिक्कत कर रहे हो? आसान है। दोनों वो फॉर्मूले वही यूज किए जो हमने लिखे हुए थे, जो पीछे हमने रूल्स पढ़ा था तब लिखे थे ना, तो वही सारे हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, केवल फिक्स है, कोई चेंज नहीं है। पहले डिविडेंड रेट निकालना है, फिर डिविडेंड रेट अपॉन NRR इंटू पेड अप करना है। दो फॉर्मूले याद रखें। अब आप लिखो वैल्यू ऑफ ES, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर में सेम ऐसे ही होएगा, कोई अंतर नहीं होगा। पहले
डिविडेंड रेट, तो डिविडेंड रेट में डिविडेंड पेड अपॉन कैपिटल इंटू 100, तो डिविडेंड पेड इसमें 65,000, कैपिटल 4 लाख है क्या, 4 लाख इंटू 100 कितना परसेंट आया, 16.25 परसेंटेज। फिर सेकंड पॉइंट फॉर्मूला, वैल्यू पर शेयर वीपीएस, तो वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है डीआर यानी डिविडेंड रेट अपॉन एनआरआर इनटू पेड अप पर शेयर, एक शेयर का मूल्य कितना है वो लेते हैं पेड अप वैल्यू। तो डिविडेंड रेट आया 16.25, एनआरआर है 10%, परसेंटेज दोनों का ही नहीं लिखेंगे और लिखते हैं तो कट जाता है, ठीक है ना। अगर जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ परसेंटेज, यहाँ पे भी तो आपस में परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इनटू पेड अप, एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, सॉल्व करें कितना था, 162.5, ये आपके वैल्यू पर शेयर है, वीपीएस वैल्यू पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर। दोनों आंसर आ गए बच्चों, किस किस को समझ में आया हाथों पे करें, गुड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लिखा है द टू कंपनीज एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर फाउंड टू बी एग्जैक्टली सिमिलर एज टू द एसेट्स रिजर्व एंड लायबिलिटीज। दो कंपनियां हैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड जो कि दोनों समान हैं, किस मायने में समान है, एसेट समान है, रिजर्व भी समान है, लायबिलिटीज भी समान है, एक्सेप्ट छोड़ते हुए क्या चीज समान नहीं है, दैट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये शब्द मैंने आप लोगों को पहले समझाया हुआ है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। द शेयर कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज, एक्स लिमिटेड की शेयर कैपिटल इस प्रकार से है 22 लाख रुपए, किसकी है, एक्स लिमिटेड की, डिवाइडेड इंटू 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, तो 20,000 इंटू 100 करना तो पीएस आता है, 20,000 इंटू 100 कितना होता है, 20 लाख, और ईएस कितना है, 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, तो 2,000 इंटू 100 यानी 2 लाख, सही है। तो टोटल कितना हो गया, 22 लाख। यही तो कहा था प्रश्न ने कि इसकी कैपिटल कितनी है, 22 लाख है, जिसमें 20 लाख का तो प्रेफरेंस शेयर है और 2 लाख का इक्विटी शेयर है। प्रश्न पढ़ते समय इसी एनालिटिकल वे से पढ़ना होता है, रीडिंग नहीं करना है, समझते हुए चलो क्या क्या चल रहा है आगे। द शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड इज ऑल्सो 22 लाख, ऑल्सो 22 लैक्स, ठीक है, डिवाइडेड इंटू 2,000 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। इसमें प्रेफरेंस शेयर जो है वो आपके 2 लाख के हैं, एंड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, जबकि इक्विटी शेयर जो है वो आपके 20 लाख के हैं। तो दोनों में अपोजिट कंसेप्ट नहीं हो गया 22 लाख के लिए, है ना। एक में प्रेफरेंस शेयर बहुत ज्यादा है, दूसरे में इक्विटी शेयर बहुत ज्यादा है, और चूंकि कहते हैं बाकी सारी चीजें दोनों कंपनियों में समान है, तो इसका क्या प्रभाव होगा, यानी केवल कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या प्रभाव होता है वो सीखना है आगे। यहां तक हो गया। द फेयर रेट ऑफ यील्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द टाइप ऑफ कंपनी एस्टिमेटेड 10%। जो आपकी क्या कहते हैं, यील्ड यानी फेयर रेट है, ये एनआरआर कह सकते हो आप इसे, ये आपके एनआरआर हो गया। द प्रॉफिट ऑफ द बोथ कंपनीज फॉर द 17-18 और 18-19 फाउंड टू बी 2.5 लाख और 3.5 लाख रेस्पेक्टिवली। दोनों कंपनियों का जो प्रॉफिट है 2 सालों का वो भी समान है, कितना कितना, 2,50,000 17-18 का, और 18-19 का 3,50,000।
अब आपको करना क्या है, वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ईच ऑफ दीज टू कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। केवल इक्विटी शेयर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, प्रेफरेंस शेयर की कैलकुलेट नहीं करनी है। एक बार हिंदी में और देख लें मेरे साथ। दो कंपनियां एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड संपत्तियों, संचय और दायित्वों में बिल्कुल एक जैसी हैं। उनकी पूंजी संरचना अलग है। एक्स लिमिटेड की अंश पूंजी 22 लाख है, जो कि 100 इंटू 20,000 प्रेफरेंस शेयर है और 100 इंटू 2,000 इक्विटी शेयर है। वाई लिमिटेड की अंश पूंजी 22 लाख है, यानी सेम है। यहाँ पे देखें, जो 100 रुपए वाले 2,000 तो इक्विटी अंश है और 100 रुपए वाले 20,000 ये प्रेफरेंस शेयर है और ये इक्विटी अंश है। इसी प्रकार की कंपनी में इक्विटी अंशों पर उचित प्रत्याय दर एनआरआर वो कितनी है, 10% है। दोनों कंपनियों के 2 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। केवल इस सूचना के आधार पर दोनों कंपनियों के इक्विटी अंशों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब कौन सी मेथड होगी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो प्रश्न में कभी लिखा हुआ आता भी नहीं है। लेकिन नेट एसेट्स इसमें नहीं होगी, क्योंकि नेट एसेट्स के लिए आपको बैलेंस शीट चाहिए होती है, तो एक मेथड तो पूरी हट गई। पीछे बचा दूसरी मेथड, तो प्रॉफिट मेथड ही रही, जिसको हम यील्ड मेथड बोलते हैं। यील्ड में भी केवल डिविडेंड की सूचना दे रखी है, इसका मतलब मेथड कौन सी अप्लाई होगी, डिविडेंड मेथड अप्लाई होगी। समझ में आ रहा है, प्रश्न खुद बताएगा कि कौन सी मेथड से होगी, तो ये भी डिविडेंड मेथड का है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, 2 हिस्सों में एक पार्ट बनाते हैं। 2 हिस्से करेंगे, एक आपके एक्स लिमिटेड का हो जाएगा और एक वाई लिमिटेड का हो जाएगा। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। और सबसे पहला आपको लिखना है एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि जब भी प्रॉफिट दिया हुआ हो तो आपको एवरेज को बेस लेना पड़ेगा। 2 साल के प्रॉफिट दे रखे थे, 2,50,000 और 3,50,000, दोनों जोड़ने हैं और 2 का भाग दे देंगे, तो एवरेज आएगा आपका प्रॉफिट का 3 लाख। यहां से आपका प्रश्न स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रॉफिट में आपको यही दे रखा है। उसके बाद में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि लेस करना है पीएस डिविडेंड, पीएस डिविडेंड, क्योंकि प्रश्न प्रेफरेंस शेयर है ना। एक्स लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर कितने हैं और वाई के कितने हैं, वो दोनों अपने को देखने हैं। तो एक्स में प्रेफरेंस शेयर कितने थे बच्चों, देख के बताना। ज्यादा थे, कितने थे, 20,000 प्रेफरेंस शेयर थे 100 रुपए के, यानी 20 लाख के, तो आप 20 लाख रुपए लिख लो। ठीक है, इस 20 लाख पे कितना परसेंट, तो वो उसके आगे लिखा हुआ होगा, पर 7% लिखा है, तो एट द रेट 7%। ठीक है, और वाई में क्या है, वाई में आपके 2 लाख ही है और एट द रेट 7%। कितना होगा इसका, पहले का कितना आया, पहले उसका बता दो। 1,40,000 पहले में एक्स में, और वाई में 14,000। कोई दिक्कत क्या है बच्चों, कोई दिक्कत क्या है बच्चों, यहां तक समझ में आता है। डिविडेंड देना है ना, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पहले दिया जाता है, तो एवरेज प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को सबसे पहले घटाएंगे। अब जो बचेगा उसमें आगे किसको देना है, इक्विटी शेयर को, तो लिखो बचा कितना, ये 1,60,000 और 2,86,000। ठीक है, ये जो प्रॉफिट आपके बचा 1,60,000 और 2,86,000, ये प्रॉफिट किसका होगा, ये आपके हो जाएगा ईएस डिविडेंड, बैलेंस। सही है ना, क्यों प्रश्न में ऐसा कोई परसेंटेज तो दे नहीं रखा है, तो जो प्रेफरेंस शेयर को जब हम दे देते हैं उसके बाद में जितना भी बचता है वो सारा किसका होता है। सही बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि इक्विटी शेयर में परसेंटेज देने की जरूरत ही नहीं है। अगर कुछ नहीं दिया इसका मतलब ये है कि जो बचा है वो सारा का सारा किसका है, इक्विटी शेयर का है, तो उसको हमने लिख दिया इक्विटी शेयर डिविडेंड 1,60,000 पहली स्थिति में
और 2,86,000 दूसरी स्थिति में। ठीक है, अब इस प्रश्न में अपने को वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करनी है, प्रेफरेंस शेयर नहीं करनी है। फ्री है, आधा काम हो गया। तो केवल अपने को लिखना है, लिखें वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ब्रैकेट में लिख दो एक्स लिमिटेड। पहले एक्स लिमिटेड का कैलकुलेट कर लेंगे। सही चल रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है बराबर? अब देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर की बात आती है तो इसका डिविडेंड कितना आया था। तो पहले फर्स्ट लिखो डिविडेंड रेट, जिसको हम डी आर कह सकते हैं, डिविडेंड रेट। तो डी आर कैलकुलेट करते हैं। तो डिविडेंड रेट पहले मैं एक्स लिमिटेड के लिए कर रहा हूं, तो एक्स लिमिटेड को 1,60,000 का डिविडेंड दिया गया। सही है। कैपिटल कितनी थी इसकी एक्स लिमिटेड में, तो 2 लाख इंटू 100, ये है ना कैपिटल है, याद रखना है। कितना आता है बच्चों? 80%। आ गया। तो अब आपकी सेकंड फॉर्मूला कौन सा लगता है? वीपीएस, वैल्यू पर शेयर। सही है ना, पहले डीआर और फिर वीपीएस। तो वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है डीआर अपॉन एन आर आर इंटू पेड अप पर शेयर। सही है ना बेटा? सेम सवाल चल रहा है, कोई चेंज नहीं है। तो डिविडेंड रेट कितनी है? 80। एनआरआर कितना दिया है प्रश्न में इसका? 10%। तो 10 इंटू एक शेयर का मूल्य कितना है? 100 रुपए। सॉल्व करें कितना होता है? 800। ये आपके दिया हुआ होगा, आंसर चेक करो। वैल्यू पर शेयर जो है वो 800 आता है एक्स लिमिटेड का। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? एक शेयर का मूल्य एक्स लिमिटेड का कितना है? 800। 800 रुपए पर शेयर, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब उसके बाद में वैल्यू फिर से कैलकुलेट करते हैं वाई लिमिटेड के लिए। तो लिखे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ब्रैकेट में लिख दो वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड के लिए कैलकुलेट करना है। तो वाई लिमिटेड में सबसे पहला हमारा वही सेम काम, पहले क्या कैलकुलेट करोगे? डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट डी आर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पेड अपॉन कैपिटल इंटू 100। तो डिविडेंड इसमें कितना, सेकंड वाई लिमिटेड के लिए हमने कितना निकाला था? 2,86,000, 2,86,000 अपॉन क्या करना? 20 लाख इंटू 100। कितना आता है बच्चों? 14.330। 3 को 30 लिख सकते हैं। फिर सेकंड फॉर्मूला क्या होगा? वीपीएस, वैल्यू पर शेयर। तो उसमें आपकी डी आर अपॉन एन आर आर इंटू पेड अप पर शेयर। तो डी आर है आपका 14.30 बट्टे 10 इंटू 100, 143। ये आपके दोनों आंसर आ गए वैल्यू पर शेयर। आप लोगों ने एक चीज समझने की, जो प्रश्न का उद्देश्य है वो क्या है पता है? वो ये कहता है कि जिस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर ज्यादा हो उसके शेयर, इक्विटी शेयर की वैल्यू ज्यादा होगी, जबकि जिस कंपनी में इक्विटी शेयर ज्यादा हो प्रेफरेंस शेयर कम हो, वहां पे शेयर की वैल्यू कम हो। इसको कैपिटल लिवरेज बोलते हैं। कैपिटल लिवरेज भी एक शब्द है। वो ये कहता है कि जो स्थिर लागत की जो पूंजी है, तो प्रेफरेंस शेयर की एक विशेषता क्या है कि उस पर आपको केवल 7% ही देना है,
जबकि इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ नहीं है, परसेंटेज फिक्स नहीं है। उसमें तो कॉस्ट आप देखो, जो बच गया वो सारा किसका है, इक्विटी शेयर का। तो जब एक कंपनी बहुत स्मूथ रन में होती है तो वो क्या करती है कि जो फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले जो होते हैं ना, उनको बढ़ा देती है, यानी प्रेफरेंस शेयर ज्यादा से ज्यादा करती है, डिबेंचर ज्यादा से ज्यादा करती है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर बढ़ाने से तो आप अपने शेयर मार्केट में पार्टनर बढ़ा रहे हो, समझ रहे हो बात। इक्विटी शेयर अगर आप बढ़ाते हो इसका मतलब तो आप मालिक खड़े कर रहे हो। पहले 10,000 इक्विटी शेयर थे, मतलब 10,000 मालिक थे। शेयर जितने मालिक मानते हैं एक बार के लिए, क्योंकि हर शेयर होल्डर एक मालिक होता है। अगर वो और इक्विटी शेयर इशू करेगा तो अपने हिस्सेदार बढ़ा ही रहा है। तो दूसरी कंपनी जो थी इस प्रश्न में, उसमें 20,000 इक्विटी शेयर थे, यानी 20,000 मालिक थे, इसलिए उसके शेयर की वैल्यू 143 आई। जबकि पहली कंपनी जो थी उसमें इक्विटी शेयर केवल 2,000 ही थे, तो जो प्रॉफिट बचा वो सारा 2,000 लोगों में ही बटा, इसलिए उसके शेयर की वैल्यू 800 है। जो इस प्रश्न का मूल उद्देश्य है वो आपको ये सिखाना है कि जहां इक्विटी शेयर कम होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादा होते हैं, वहां पे अगर सारी बातें सेम हैं तो वैल्यू पर शेयर उस कंपनी का ज्यादा बड़ा होगा। इसको ट्रेडिंग बाय इक्विटी एक नाम दिया जाता है, जिसके अंतर्गत इक्विटी शेयर की संख्या मिनिमम रखी जाती है और फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, ताकि जो फिक्स खर्चा है वो कम देना पड़ेगा, पार्टनर कम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2019 द पोजीशन ऑफ द जैन लिमिटेड वाज एज फॉलोज। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो 5,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले फुल्ली पेड अप है, एक ही तरीके का शेयर है, कोई दूसरी है ही नहीं। डेप्रिसिएशन फंड बिल्डिंग पे दे रखा है और इन्वेस्टमेंट पे दे रखा है, दोनों में ही डेप्रिसिएशन फंड दे रखा है। डिबेंचर दे रखे हैं 1,00,000 के, क्रेडिटर 45,000 का। डिबेंचर का परसेंटेज देख लेना, यहाँ पे 6% डिबेंचर है, यानी इस पे 6% ब्याज दिया जाता है। क्रेडिटर, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपके 10,000 है। सरप्लस यानी प्रॉफिट हो गया इंक्लूडिंग 3,15,000, 3,15,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर 2018-19, टोटल 4,00,000 है। तो 18-19 मतलब आपके इस साल का जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो कितना है? 3,15,000। 31 मार्च 2019 बोलता है ना, तो 18-19 का मतलब इसी साल का। तो करंट ईयर का 3,15,000 प्रॉफिट है बिफोर टैक्स और टोटल प्रॉफिट 4,00,000 है, यानी पीछे वाला भी कुछ प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। आगे बिल्डिंग एट कॉस्ट, ऑब्वियस है, जब डेप्रिसिएशन फंड ऊपर लिखा हुआ था इसका मतलब ये कॉस्ट पे ही होगा। तो कॉस्ट पे होता है तो इसमें से वो घटा दिया जाता है डेप्रिसिएशन फंड। अच्छा ये बात समझ में आई क्या? दोबारा से ध्यान से सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। यहाँ पे बिल्डिंग एट कॉस्ट लिखी हुई है और डेप्रिसिएशन फंड ऊपर आया था ना। दो तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन को लिखने के, आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है। या तो आप उसको घटा दो उस जगह पे, और या फिर उसको डेप्रिसिएशन फंड के नाम से दूसरी तरफ लिख दो। तो इसमें वो वाला तरीका अपनाया गया है। फर्नीचर दे रखा है, स्टॉक इन ट्रेड मार्केट वैल्यू दे रखा है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट 5% है, ठीक है। बुक डेट्स दिया हुआ है और बैंक दे रखा है। आगे क्या लिखता है देखिए। भवन का मूल्य अब 1,10,000 है, पहले कितना लिखा हुआ था बिल्डिंग? 60,000, तो वैल्यू बढ़ गई है यहाँ पे। आगे इसी प्रकार का व्यवसाय करने वाली सार्वजनिक कंपनी की लाभार्जन क्षमता, उसमें विनियोजित पूंजी पे 12% है, तो ये एनआरआर हो गई, विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। ख्याति का वास्तविक मूल्य 2,00,000 रुपए लिया जा सकता है, तो पहले तो ख्याति लिखा हुआ ही नहीं था बैलेंस शीट में, लेकिन अब लेना पड़ेगा, तो ये गुडविल हो गई, दिया हुआ ही है वैल्यू। कर की दर 50% मान ली जानी चाहिए, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ था बिफोर टैक्स है, तो उसमें टैक्स घटा देना चाहिए। कंपनी के अंश के मूल्य की गणना वास्तविक अर्जन दर विधि से करनी है, अर्निंग मेथड। क्या नाम हो जाएगा? अर्निंग मेथड। तो अर्निंग मेथड मतलब यील्ड मेथड का ही एक पार्ट है अर्निंग का, कि कितनी अर्निंग हुई। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। बच्चों सबसे पहली कैलकुलेशन लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ
कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट अर्नड, ठीक है। और प्रॉफिट अर्न का जो फॉर्मूला होता है वो आपके क्या होता है, बिफोर इंटरेस्ट, है ना, एंड टैक्स। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखो करंट ईयर। तो करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 3,15,000, लेस इस प्रॉफिट में अर्न, जब भी प्रॉफिट अर्निंग की बात आएगी ना तो खुद के बिजनेस का होता है, ठीक। तो जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है वो खुद की इनकम नहीं है, इसलिए उसको लेस किया जाएगा। तो लेस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितने का दे रखा है प्रश्न में, देखो तो बेटा एक बार जल्दी से। 5% है 3 लाख का, तो 5% ऑफ 3 लाख। ये इनकम बिजनेस की नहीं है इसलिए लेस कर रहे हैं। तो 3 लाख का 5% कितना होता है, 15,000, ये लेस करना है। उसके बाद में जो प्रॉफिट आएगा वो आपके क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, सॉरी, बिफोर टैक्स, सही है। तो वो कितना आ जाएगा, 3 लाख लेस टैक्स, एट द रेट कितना परसेंट का है प्रश्न में, 50%। तो 50% घटाओ कितना है, 1,50,000। तो ये हो गया प्रॉफिट 80 आफ्टर टैक्स, कितना, 1,50,000। प्रश्न में साथ में क्या है, बिफोर इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो हमने जो रूल था उसमें क्या था, बिफोर इंटरेस्ट, तो प्लस कर दो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो आपकी कितना परसेंट है, 6% है। किसका 1 लाख का कितना होता है, 6,000, ये जोड़ देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, क्या ऐसे ही लिखा हुआ है फॉर्मूले में। तो कितना आया, 1,56,000, ये आपके प्रॉफिट अर्न हो गया, प्रॉफिट अर्न। आसान है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, एज पर फॉर्मूला चल रहे हैं, जैसा फॉर्मूला हमने लिखा था रूल्स में वैसा ही चल रहा है। अब उसके बाद में लिखें कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपके लिखो, एक एक करके सारी चीजें लिखनी है। गुडविल प्रश्न में नीचे दे रखी है, कितनी है बच्चों, 2 लाख। उसके बाद में बिल्डिंग रीवैल्यू कितना है, 1,10,000। अब जब भी रीवैल्यू लेते हो ना, सुनना बेटा एक बार थोड़ा ध्यान से, रीवैल्यू जब लेते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं घटाते हैं। क्यों, क्योंकि रीवैल्यू तो आज की ही वैल्यू है, तो आज की वैल्यू जब 1,10,000 है तो डेप्रिसिएशन घटाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फर्नीचर कितना है, हाँ बेटा 5,000। फिर इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, नोट कर लेना, इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, स्टार लगा दो, इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। क्योंकि क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो नॉन ट्रेडिंग है, ठीक है। फर्नीचर के बाद में स्टॉक कितना है, 4,000 है, 4 लाख है। फिर उसके बाद में डेटर, बुक डेट्स, डेटर कितने बच्चों, 3 लाख है। देखो इधर ब्रैकेट में लिखना है 3 लाख माइनस उसमें वो डाउटफुल डेट्स कितना है, 10,000।
दिया हुआ है ना बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज की जरूरत, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000, वो यहां घटा देंगे तो 2,90,000। सही समझ में आ रहा है बच्चों? उसके बाद में कैश एट बैंक है, तो बैंक कितना है 35,000, टोटल लगा लो। टोटल कितना आता है बेटा 10,40,000 लेस CL, करंट लाइबिलिटीज घटाई जाती हैं, तो CL और एक आपके प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिख लेना, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स 50%, हमने निकाला था ना। CL कितना है बच्चों 40, CL में क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर कितना है 45,000 और टैक्स कितना है 1,50,000। टैक्स भी करंट लाइबिलिटी होता है बच्चों, याद रखना, टैक्स भी क्या होता है करंट लाइबिलिटी। प्रश्न में घटाया हुआ नहीं था तो हमने घटा दिया, कितना आता है 8,45,000, ये आपके नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। बस अब सवाल में कुछ नहीं है। तीसरा स्टेप, परसेंटेज ऑफ अर्निंग, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो प्रॉफिट हमने अर्निंग कितना निकाला था 1,56,000 डिवाइड बाय 8,45,000, 8,45,000 इंटू 100 कितना होता है, कितना होता है बेटा? हाँ 18.46%। अब आपके चौथा और लास्ट पॉइंट आ गया VPS, वैल्यू पर शेयर, तो उसका फॉर्मूला होता है अर्निंग रेट अपॉन NRR इंटू पेड अप। लास्ट फॉर्मूला तो हमेशा ही ऐसे ही होता है, पेड अप पर शेयर। तो अर्निंग हमने निकाली 18.46, NRR कितना है बच्चों प्रश्न में 12%, इंटू एक शेयर का मूल्य कितना है 100 रुपए, सॉल्व करें कितना आता है 153.83 या 483, ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही सवाल है, किस किस को समझ में आया हाथों पे करें। अर्निंग मेथड का पहला ही क्वेश्चन आया है, इसको वापस रिपीट जरूर करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा।